वन, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं, ठीक है। लिसन एवरीवन, ये तीसरा दिन है, 21, 22, 23। ये तीसरा दिन है एनसीईआरटी प्रीमियम बेसिक प्रीमियम कोर्स का एज ए डेमो क्लास, ठीक है। और मैं आपको आज सब्जेक्ट बदलना चाहता हूं। 21 को मैंने पॉलिटी शो कॉल्ड पढ़ाया, 22 को हिस्ट्री, आज 23 ज्योग्राफी उठाना चाहता हूं, बट इजी टू हार्ड के रूप में उठाना चाहता हूं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं 6th क्लास ज्योग्राफी की किताब। एनसीईआरटी क्लास है, क्लास 6 का उठाया हूं। सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी और बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, अर्थ आवर हैबिटेट। चैप्टर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। देर आर नियर अबाउट 10 चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज सौर मंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। वेलकम टू हेमंत, रितु, चेतन, विनीता and rest of other one. Thank you very much. Listen carefully. बहुत सिंपल एंड सोबर जाना है। ये आपका टॉपिक है, यानी पृथ्वी का सोलर सिस्टम में क्या पोजीशन है। अगर ये सोलर सिस्टम हमारा है, ठीक है, सोलर सिस्टम, तो उसमें अर्थ का क्या पोजीशन है, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि कोशिश करिए आप, जब भी एनसीईआरटी की क्लास आप ले रहे होते हैं तो ऑलरेडी ये पहले ही फोकस्ड है कि सब्जेक्ट क्या है, क्लास कौन सी है और चैप्टर कौन सा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, उस चैप्टर को सामने रखा करिएगा। जहां कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बातें लगे, नोट करने की कोशिश करिएगा। अभी तो डेमो है, पर मंडे से आपको प्रॉपर एक शेड्यूल डेवलप करके आप तक पहुंच जाएगा, पेज पर पहुंच जाएगा, वहां से देख लेंगे आप। लेट्स स्टार्ट। एज यू नो दैट ये 6th क्लास की किताब है और 6 क्लास के बच्चों का स्टैंडर्ड क्या होता है, 6 और 5 जोड़ दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा 10 और 12 वर्ष के बीच में उनकी उम्र होती है। और वो जो है, बस जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, यानी जस्ट ईव ऑफ पॉवर्टी, याद रखना है। तो पॉवर्टी से थोड़ा सा पीछे होते हैं ये, और वो बहुत जिज्ञासु बच्चे होते हैं। इस उम्र के बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, वेरी कीन इंटरेस्टेड टू नाउ व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं। तो एज ए टीचर, आप भी भविष्य के टीचर हैं, एनसीईआरटी के कोर्स के बच्चे मोस्टली, और आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनेंगे। तो एज ए टीचर और गार्जियन आपको अपने बच्चों को, एज ए स्टूडेंट्स या आपके बच्चे हों, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना परम धर्म है, और ये उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करने जैसा है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी, उसमें एक शब्द आया है पूर्णिमा और एक शब्द आया है अमावस्या। सेकेंड पैराग्राफ मेरे सामने जो है, चैप्टर हिंदी है, बुक हमारी हिंदी मीडियम की है, 2012 की एडिशन है, और सौर मंडल में पृथ्वी है, और उसमें 2 शब्द आए, पूर्णिमा। देखिए, वहां एक लाइन है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। बहुत सिंपल। बच्चों के हिसाब से जरा सवाल को टैकल करिए और एज ए टीचर के रूप में अंडरस्टैंड करिए। यानी पूर्णिमा पूरे वर्ष में कितनी बार होती है? 12, 10 और 2, 12 बार। इसका मतलब हर महीने एक पूर्णिमा होती है, बिल्कुल होती है। कभी कभार ऐसा मौसम होता है 50-100 सालों में कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती है, ऐसा होता है। 31 का जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, लेकिन वो 50-100 सालों में, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। हर मंथ एक पूर्णिमा होती है, ये याद रखना, ठीक है ना।
तो पूर्णिमा क्या है समझ गए, यानी कि जब चंद्रमा अपने पूरे आकार प्रकार में साफ साफ बड़े आकार में दिखाई देता है तो उसे आप क्या कहते हैं, पूर्णिमा, इंग्लिश में फुल मून। द बिगेस्ट साइज ऑफ द मून व्हेन अर्थ पीपल वॉच इट, दैट इज एक्चुअली पूर्णिमा। चांद पर बहुत सारे गड्ढे हैं, पर्वत हैं, ठीक है ना, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गड्ढे भी हैं, ट्रेंच भी हैं। और पूर्णिमा के दिन जब वो फोकस्ड हो जाता है, जुम हो जाता है, तो वो गड्ढे और की छाया भी दिखाई देती है, शेडो एरिया दिखाई देगा। और पर्वतों का जो शेड डेवलप होता है वो भी दिखाई देता है टेलीस्कोप से। अर्थात चंद्रमा पर जो पर्वत है, गड्ढे हैं, उसकी छाया हमें कब दिखाई देती है, पूर्णिमा को। हम लोग भी वो जो शेड देखते हैं ना, शेड जैसा कहीं कहीं डार्क, वो छाया है, शेडो एरिया है। तो ये याद रखिएगा और ये क्वेश्चन बन गया। चंद्रमा पर जो गड्ढे और पर्वत है उसकी छाया का हम दर्शन कर सकते हैं कब, पूर्णिमा को। चांद सबसे बड़ा कब दिखाई देता है, पूर्णिमा को। एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा होती है, एक बार। अब आइए अमावस्या, अगला वर्ड है अमावस्या, जिसको कहते हैं नो मून, डार्क नाइट, डार्केस्ट नाइट। ये क्या है, तो इसमें लिखा है आपका 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और या नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा ना दिखाई दे, जिस दिन ना दिखाई दे, तो इसका मतलब है सूरज की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है अर्थ की तरफ से, तो नहीं दिखाई देती है। इट मीन्स टोटली डार्क, डार्केस्ट। तो ये अमावस्या की रात फुल्ली डार्क होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना है। अब आगे आइए, अगला एक शब्द है खगोल पिंड। तो आपने देखा पूर्णिमा, एक शब्द आया आपका पूर्णिमा यानी फुल मून। दूसरा वर्ड आया अमावस्या यानी डार्क नाइट जिसे कहते हैं, इंग्लिश में भी अमावस्या कहते हैं, हिंदी में भी। ये दो बातें आप समझिए। अब अगला आपके पास आता है तीसरा शब्द खगोल पिंड। खगोल पिंड, इसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है ना। ध्यान दें, पूर्णिमा क्लियर, अमावस्या क्लियर, खगोल पिंड बहुत सिंपल है खगोल पिंड को समझना। पृथ्वी से जो कुछ भी हम ऊपर की ओर नजर डालने पर देखते हैं उन सभी को हम एक जगह के रूप में कहते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। उन स्पेस में हमें तारे, सितारे, स्टार्स, मून, दिन में सूरज, सन यानी स्टार, इसके अलावे भी चीजें हैं। मून है, स्टार्स है, सन है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मेटियोर्स है, शूटिंग स्टार दिखता है, एंड सो मेनी थिंग्स। ऑल दीज आर कंसिडर्ड सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड। खगोल मतलब खग, खग मतलब आसमान, खग मतलब पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ता है, तो खग मतलब पक्षी भी और खग मतलब आसमान, खगोल। और कहीं भी जाइए तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है तो वो गोल है, इसीलिए खगोल, ठीक है। बॉडी तो खगोलीय पिंड, पिंड मतलब क्या होता है, बॉडी। तो जो कुछ भी दिखता है एक राउंड वे में दिखता है ना, लाइक दैट, तो खगोलीय पिंड। तो दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सेलेस्टियल बॉडी। वट एवर वी कैन वॉच, whatever we can see in a space, all these objects accumulately considered celestial body. All things, whatever solid, gaseous, bright, lucent, non-lucent, anything. अब अगले पॉइंट पर आइए। अब आपसे कहता है कि व्हाट इज ए स्टार। तो स्टार के लिए कहा जाता है सच गैसियस बॉडी हैज बर्निंग कंडीशन
emitting their own selfly emitting lights and heat are called a star. ऐसा खगोलीय पिंड जो गैस का बना हुआ है, जो वहां पर होने वाले रिएक्शन से जल उठता है, सेल्फ इमिटिंग ऑफ लाइट्स एंड हीट, जो खुद जो है प्रकाश छोड़ता है, चमकता है और ताप देता है, उसे स्टार कहते हैं। बहुत कॉमन है, आप जानते हैं। अब आगे बढ़िए। तो ये भी दो बातें क्लियर हो गई। तो अब आप स्टार्स का जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से समझ गए। पांचवें पॉइंट पर अब आइए। अब अगला पॉइंट उठाते हैं। उसमें दिया हुआ है आपका क्या, नक्षत्र मंडल। जब तारे हो गए तो दिया हुआ है नक्षत्र मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। एक वीडियो है जो मैं जीएस फाउंडेशन क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, फ्राइडे को ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। तो ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को मैंने शुरुआत किया हुआ है यूनिवर्स से। यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, कॉमेट्स, ऑल स्टार्स, ऑल कंडीशन, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वीडियो आपके पेज पे अपलोड कर लूंगा, उसको देख लीजिएगा, डिटेल मिल जाएगा आपको, वक्त आपका खराब नहीं होगा। लो, तो अब अगला आता है नक्षत्र मंडल। क्या होता है सुनिए। तारों का ऐसा समूह जो एक विचित्र अलग प्रकार की आकृति पैदा करता है, आकृति बनाता है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स एज सच पैटर्न्स शो एनी थिंग्स लाइक एनी सच शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो तारों का ऐसा समूह जो एक आकृति विशेष बनाता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब ऐसे नक्षत्र मंडल के बाद आपके पास दो शब्द आते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर। अब ऐसे नक्षत्र मंडल के ऊपर बात करें तो एक आया या बिग बियर, ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर। तो कहने का मतलब है एक है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि, ठीक है। अब आइए इस पर देखते हैं। एक नक्षत्र मंडल का नाम अर्सा मेजर है, उसी को हम बिग बियर कहते हैं। अगर गौर से देखा जाए उसके सारे तारों के समूहों को और पैटर्न को, उसके डॉट को, स्टार लाइक डॉट को मिलाया जाए तो एक बड़ा भालू सा दिखता है कि बहुत बड़ा बियर है। दैट्स कॉल्ड बिग बियर, अर्सा मेजर। अब आइए स्मॉल बियर, और एक स्मॉल बियर भी है, उससे थोड़ा छोटा सा बनाता है इसलिए, और इसको सप्तऋषि तारे भी कह देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सप्तऋषि तारे। तो उर्सा मेजर क्या है, ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज अर्सा मेजर, बोलेगा ए कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज बिग बियर, ए कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज सप्तऋषि, इट इज ए कॉन्स्टलेशन। हाउ मेनी स्टार्स इन द ग्रुप ऑफ सप्तऋषि, देयर आर 7 स्टार्स। तो सप्तऋषि 7 स्टार्स। This 7 stars is questions about its pattern and about its 7 stars and सप्तऋषि नाम क्यों है, और इससे हम फाइंड आउट करते हैं पोल स्टार को, ध्रुव तारा को। यहां थोड़ा समझना है। चलिए, समझिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है।
ये आपका 7 स्टार। Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 stars is considering, you know better, ये 7 तारे हैं, इसको सप्तऋषि कहते हैं। सात ऋषि। अब आपको मालूम है ये 7 ऋषि कौन है, वो बाद की बात है, बता दूंगा। ये 7 तारे हैं। पहला पॉइंट, क्या आकार लेता है? जैसे घड़े से पानी निकालने के लिए जो हत्था होता है ना, वो। और ये पूछता है बच्चों की क्लास में, तो ये पानी निकालने वाले हत्थे की तरह दिखता है। पहला पॉइंट। अब इसी से पोल स्टार को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने यहां पे स्टार बना दिया, तो ये आ गया आपका पोल स्टार। ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा, ये भी कहते हैं। सप्तऋषि तारे के जो ये वाला पार्ट है, अगर यहां पे आंखें रख दी जाए और यहां से देखा जाए, तो हमें जो सामने में एक धुंधला सा तो नहीं, पर येलोइश, इसका शेप क्या होगा? येलोइश होगा। ये पीले रंग का जो तारा दिखाई देता है, उसको आप कहते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा। ये इसके नाम है। पोलर स्टार की तो बात करेंगे। तो एक पॉइंट क्लियर। चलिए, तो सप्तऋषि तारा है। अब इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं कि एक बूढ़ी मां थी, 7 बेटे थे। इंडियन माइथोलॉजी, बच्चों की नानी की कहानी। 7 बच्चे थे। बच्चे थोड़े बड़े हुए, बेटा था, 7 बेटा था। और माँ जो है एक नदी के किनारे रहती थी और आटा पिसवाने के लिए नदी पार करके अक्सर जाया करती थी। तो रात में जाती थी, तो बेटा लोग अक्सर सोचता था कि ये क्या, तो देखा कि माँ जो है इस तरह से रोज जाती है, आटा पिसवाने दूर होता है। तो ये 7 बेटे ने मिल करके सोचा कि अब माँ को सरप्राइज देंगे, और 7 बेटे ने मिल करके रातों रात वहां पे पुल बना दिया। अगले दिन वो माँ गई तो देखी पुल बनाया, आराम से गई। और फिर कहते हैं कि वो अपने आप में कुछ अपनी इच्छा व्यक्त की कि जिसने भी मेरे लिए काम किया है, समाज में उसका ऊंचा स्थान हो, तो ऊंचा स्थान मिल गया। ऐसे दादी नानी की कहानियों में। पर अब समझिए इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ये क्या है। हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर हैं। ये तो सबको मालूम है। ऋग्वेद द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। और ऋग्वेद में 10 मंडल में से चैप्टर यानी सेकंड मंडल से लेकर 8 मंडल तक के जो ऋषि मुनि हैं, जो राइटर हैं, उनके नाम से ये 7 रिलेट किया जाता है। उन 7 का मैं नाम लिख देता हूं। अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। गृत, विवाम, अभारवशी, कण्व। वृत्त, विवाम, अभारवशी, कण्व। देखिए ये 7 के 7 के नाम आ गए। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा पर बहुत अच्छा है। गृत, समद, दूसरे का नाम विश्वामित्र, तीसरे का नाम वामदेव, चौथे का नाम अत्रि मुनि, पांचवें का नाम भारद्वाज ऋषि, छठे का नाम वशिष्ठ ऋषि,
और सातवां कण्व ऋषि, उनका तो पूरा नाम ही आ गया कण्व ऋषि। देखा बेटा आपने, ये जो 7 लोग हैं हमारे ऋग्वेद के चैप्टर 2 से 8 तक के चैप्टर के लेखक हैं। देखिए कैसे इसको करेंगे। ये देखिए, ध्यान देना है, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उनमें से मंडल 2, मंडल मतलब चैप्टर, ऋग्वेद के चैप्टर को मंडल कहते हैं। मंडल 2 गृत्समद नाम के ऋषि ने लिखे। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने, चौथा वामदेव, पांचवां अत्रि, छठा भारद्वाज और सातवां वशिष्ठ और आठवां कण्व ऋषि ने लिखे। अब जरा परिचय करा दूं। गृत्समद को आप नहीं जानते, विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, ठीक है ना। अत्रि मुनि बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है, अत्रि मुनि। और अत्रि मुनि की ही वाइफ जो थी उसी से शिक्षा ली थी सीता वन में, अत्रि मुनि की वाइफ से। अब आइए, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ कण्व, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र का युद्ध हुआ था ऋग्वेद के 7वें चैप्टर। देखिए वशिष्ठ ऋषि किससे हैं, 7वें चैप्टर से। ऋग्वेद के 7वें मंडल में रावी नदी यानी परशुनी नदी के किनारे दास राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरत और दास कबीले आपस में लड़ते हैं और भरत कबीले की तरफ से वशिष्ठ ऋषि, दास कबीले की तरफ से विश्वामित्र लड़ते हैं। पर वशिष्ठ ऋषि की जीत होती है, विश्वामित्र हार जाते हैं, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सवाल आता है थोड़ा लेवल बढ़ने पर, क्योंकि मामला छिड़ गया तो हमने आपको बता दिया, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। कण्व ऋषि वही हैं जिनके आश्रम में शकुंतला पली बढ़ी और बाद में दुष्यंत से शादी होती है, जिसका पुत्र होता है भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत होता है, जो आपने कल पढ़ा है इतिहास में, ठीक है। भारद्वाज अपने जमाने के कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने कृषि के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हैं और चैप्टर क्या होगा, 6 कृषि से संबंधित। और विश्वामित्र तो बहुत सारी चीजें हैं, यू हैव टू बी रिमेंबर, विश्वामित्र ही तो थे जो अपने मित्र राजा त्रिशंकु को, जो राम के वंशज थे, त्रिशंकु को, राम के वंशज क्या, राम से पहले थे, त्रिशंकु को अपने विद्या बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, जो असफल रहा और स्पेस में ही रह गए, स्वर्ग नहीं जा पाए। आज ऐसा एक देश है जो स्पेस में है, अश्गार्दिया। ये भी बताएंगे कि अश्गार्दिया क्या है। आज त्रिशंकु वाली बात 100% सत्य है मॉडर्न टाइम। चलिए ये तो समझ गए, याद रहे चैप्टर 1 कोई भी राइटर हो कोई मतलब नहीं, ये ध्यान में रखना है। वैसे होल सोल आप कहते हैं कि चारों वेद किसने लिखा, तो चारों वेद और महाभारत किसने लिखा और गीता किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि ये जो 7 स्टार्स देखते हैं, ये 7 स्टार्स है भारतीय किंवदंतियों माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये सातों जो है ये सीरियल नंबर है, पर इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, मंडल लिखा है ऋग्वेद का, वो इधर है। 1 नहीं 9 10 भूल जाइए। ये इन सातों को कहते हैं पारिवारिक मंडल।
थोड़ा लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ेगा तो पूछता है ऋग्वेद के कौन से मंडल को पारिवारिक मंडल कहते हैं, अर्थात एक ही कुल खानदान के ऋषियों ने इसे लिखा है, तो ये है। चलिए ओके, तभी तो आप पढ़ते हैं कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का लेखक विश्वामित्र है। डिटेल होने दीजिए। चलिए हम बस इस पे आ रहे हैं। तो सप्त ऋषि और सप्त ऋषि से आपने पोल स्टार देख लिया। चलिए पोल स्टार तक आ गया, अब इससे आगे बढ़े। ध्रुव तारे की बात करें तो ध्रुव तारा सबको मालूम है, उत्तर है तो उत्तर तारा। ध्रुव यानी अटल है, वो कहीं डिस्प्लेस होता नहीं दिखता, तो ध्रुव तारा, पोल स्टार। ये नॉर्थ पोल के ऊपर है, डेफिनेटली ये नॉर्थ पोल के ऊपर है। जैसे ये अर्थ है, यहां का स्टार 6 महीने दिखेगा, 6 महीने नहीं दिखेगा, लेकिन जो इसके डायरेक्शन में ऊपर है, तो पृथ्वी जिस तरह से घूमती है, तो आप भी जानते हैं पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो हम ऐसे घूम रहे हैं और तारा इधर है, तो पूरे पृथ्वी के लोग इस तारे को सालों भर देखेंगे, इसलिए कहते हैं स्टेट पोल स्टार। और थोड़ा नॉर्थ की ओर झुका हुआ है, इसलिए उसको डायरेक्शन फाइंड करना आसान है। तो पुराने जमाने में नेविगेटर्स, जब तक मैरिनर कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तो नेविगेटर्स इसी से अपने नौ संचालन करते थे, दिशा का ज्ञान करते थे, इसीलिए इसका एक नाम है नेविगेशनल स्टार, नौवहन तारा, उत्तर तारा, ध्रुव तारा, याद रखिए। चलिए, जानते हैं भारतीय रीति रिवाज में उत्तर भारत में जब दो स्त्री पुरुष की शादी होती है तो उसको अर्ली मॉर्निंग जो है रात में ध्रुव तारा दिखाया जाता है। रीजन, ऐसा ही तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अटल रहे, बंधा रहे, और कुछ भी हो जाए टलो नहीं, ऐसे ही। तो ये सिंबलाइजेशन है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें। अब अगला है ध्रुव तारा हो गया, सप्तऋषि हो गया। अब होता है क्या, पिंड। अब आते हैं ये प्लानेट पे। तो प्लानेट पे आते हैं तो इन्होंने कहा है किताब में कि प्लांटे, प्लांटे जो है एक ग्रीक वर्ड था जिससे प्लानेट हुआ, जिसका मतलब होता है रोटेशन, घूमना फिरना। प्लांटे मतलब घूमना फिरना, उससे प्लानेट का नाम पड़ा, ठीक है। और इस प्लानेट में क्या होता है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, सॉलिड है, बट देयर इज नो इमिटिंग ऑफ लाइट एंड हीट। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इसका अपना कोई हीट नहीं होता। डेफिनेटली all these planets and moon received heat and light from the sun, from the other stars। चलिए अब आइए अगले वर्ड पे। अगले वर्ड में ध्यान दीजिएगा, आपको कहता है कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखती है, ब्लू कलर दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है। देखिए ये ब्लू शेड जितना वाटर है, तो 2/3 भाग पर पानी है, सो ब्लू इफेक्ट्स आता है, सो लुक लाइक ब्लूइश। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जब अंतरिक्ष से उसे देखते हैं। अब जिस तरह से पृथ्वी से चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चंद्रमा से धरती कैसी दिखती है, फ्रॉम मून टू अर्थ, तो चंद्रमा से धरती बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा की तरह चमकता हुआ पिंड दिखता है, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पेस से तो ब्लू शेड में दिखता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो ये तो आपने देख लिया बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आपके बॉक्स में जो होता है ना कुछ रोचक तथ्य, उसमें दिया है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है वह तीनों के चारों तरफ छल्ले हैं, यानी जुपिटर, ठीक है, अरुण वरुण, तीनों के चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं, ऐसे छल्ले बने हुए हैं। और सैटर्न तो है ही, देख लीजिए, यानी आपने देखा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों के एटमॉस्फेयर में देयर आर नंबर्स ऑफ रिंग्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन गैसियस वे। तो चारों के हैं, पर जनरली क्लियर कट क्या दिखता है, सैटर्न का, पर चारों के हैं ऐसा आपका पुस्तक कह रहा है, और इसको मानना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट के टर्न द पेज। अब ध्यान दें,
अगले पेज के संदर्भ में हम बात करें तो क्या कह रहा है ये देखना है। चंद्रमा के लिए कह रहा है, एक शब्द आया है सहचर, एक शब्द आया आपका सहचर। अब कहेंगे सहचर क्या होता है, तो बेटा हिंदी का शब्द है सह मतलब साथ, साथ साथ, चर मतलब जीवनचर्या, जो साथ साथ जीवन में रहे। तो पृथ्वी और उससे जुड़ा हुआ है ना चंद्रमा, जैसे बचपन तक मां बाप से जुड़े रहते हैं बच्चे, नहीं जहां मां बाप गए पीछे पीछे लगे रहते हैं, जैसे कुछ भैंस गाय पशु हैं और उसी पे डिपेंड होता है बहुत सारे पक्षी, बगुला, मैना, कीट, ये तो सीटेट में क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो उसके साथ रहता है सहचर। जैसे डॉल्फिन जहां जहां जाएगी, कुछ ऐसी मछलियां जो हैं, या हिप्पोपोटामस जहां जाएगा, कुछ ऐसे फिश हैं जो साथ साथ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पैरासाइट है उसको खा के जीवन। सहचर जो साथ रहे, यानी वाइफ हस्बैंड भी सहचर है, याद रखिएगा। तो ठीक वैसे ही अर्थ और पृथ्वी, अर्थ तो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, लेकिन साथ साथ, हाँ सॉरी, मतलब मून जो है, मून चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक साथ है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, और पृथ्वी जो है सूरज का, तो ऑलरेडी ये इसका काट रहा है और ये इसका काट रहा है, ये चीज दोनों साथ साथ चल रही होती है। सहचर का मतलब ये है, बहुत सिंपल शब्द है कि इनमें से कौन एक पृथ्वी का सहचर है, और चार शब्द दे दे, गाइनेमीड, यूरोपा, कैसिनी, चंद्रमा, तो क्या बोलेगा, चंद्रमा सहचर है। अच्छा, जब आपसे ये पूछे, जब आप खुली रात में ऊपर हम लोग देखते हैं बेटा, तो बहुत सारे चमकते हुए सितारों जैसी चीजें दिखती हैं, असंख्य तारे दिखते हैं, पर सारे तारे रात में दिखते हैं, पर हमारा सूरज जो खुद एक तारा है वो रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है। तो जब आपसे अगर ऐसे सवाल कर ले, इनमें से वह कौन सा तारा है जो रात में नहीं दिखाई देता, बोलेगा हमारा सूर्य, ये याद रखिएगा। चलिए, अब ये बात भी हो गई। अब आपके जो रोचक तथ्य हैं उसमें जो दिया हुआ है कि सौर का मतलब होता है सन रिलेटेड, ये ग्रीक वर्ड सौर, सन रिलेटेड यानी सोल, सोलर, उससे हुआ है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। सौर मंडल मतलब होता है सूर्य का परिवार, जैसे शंकर पार्वती और उनके बच्चे तो शिव परिवार, ऐसे सूर्य परिवार। अगले पॉइंट में आइए, कुछ शब्द दिया है जियोलॉजिया। तो जियोलॉजिया मतलब हो गया पृथ्वी का स्टडी करना, ग्राफिंग करना, और जियोमेट्रिया तो पृथ्वी का मेजरमेंट करना। जियोमेट्रिया, ज्योमेट्री कहते हैं ना, तो मेजरमेंट करना। लॉजिया क्या हो गया, अध्ययन करना। और जियोइड्स, ठीक है, एक वर्ड आया आपका GEOIEDS, लगाइए, ध्यान लगाइए, जियोइड्स, इसका मतलब होता है भू आग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता ही है। रिमेंबर, जियोइड यानी भूआग, भू मतलब अर्थ, पृथ्वी, आग मतलब विन्यास, शेप। तो जियो मतलब पृथ्वी और उसका आइडिया यानी शेप, तो याद रखिएगा जियोइड, ये ज्योग्राफी का वर्ड है जिसका अर्थ है भूआग, तो पृथ्वी का आकार। इसका अर्थ ये हुआ, और पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का जो भी शेप है वो एक डिस्टिंग्विश ऑन शेप्ड है। अगर इसकी तुलना इस जैसा शेप ढूंढने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ऑरेंज में। कहां मिलेगा, ऑरेंज में, संतरा में। इसे क्वेश्चन खूब आता है, सीटेट में भी आता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड, ये बोलेंगे। पृथ्वी का आकार इनमें से किसके जैसा है, संतरा के जैसा। एप्पल होगा, नाशपाती होगा, पीर लिखा होगा, खरबूज, वाटरमेलन लिख दे, यू हैव टू गो ओनली संतरा।
ऑरेंज के जैसा, क्योंकि सबडक्ट होता है ना दोनों पोल पे। तो ये हो गया ज्वाइड। चलिए अब आगे की बात करें। अब आपके बुक्स में जो आता है वो कहता है सन के लिए दिया है, कह रहा है कि आवर सन इज सेंट्रलाइज इन द आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में सूरज है। बिल्कुल सही, मान लीजिए आप भी। हम ये मान लेते हैं कि ये ठीक है। ये सन है, नो डाउट। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन है। बिल्कुल सही, 100%। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे सोलर सिस्टम में सन कहां होता है? सेंटर में। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट आता है, सौर मंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी सिंगल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में प्रकाश और ताप का एकमात्र स्रोत क्या है? योर आंसर विल बी द सन, हमारा सूर्य। क्लियर? तो यही है सन, हीट एंड लाइट का सिंगल सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? सबको मालूम है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। याद रहे, हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा है उसमें एक साइंटिफिक बातें, मैथमेटिकल बातें भी उन्होंने बताई है और बताया है। और उसमें किलकर कहा है कुछ जोजन पर भानु लिलियोताई मधुर फल जानू, ऐसे है ना। तो इतने जोजन पर सूरज था और सुबह की लाली को देख करके पवन पुत्र हनुमान ने उसे कोई अद्वितीय फल समझ के मुंह में निगल लिया। तो जोजन पर भानु लिलियोताई मधुर फल जानू, लेट इट गो। तो वो सूरज की दूरी बताता है। तो जब वैदिक ग्रंथ में जाएगा तो एक जोजन कितना डिस्टेंस होता है, क्लियर है। उसके हिसाब से जो उन्होंने दिया है तो एकदम एग्जैक्ट है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, सहस्त्र मतलब हजार, जुग मतलब कितने साल, उसके हिसाब से लाइट का स्पीड से निकाल लिया। तो याद रखिएगा, तो उस जमाने में, यानी आपको मालूम है ना 1580 में तुलसीदास की मृत्यु हुई थी, अकबर के समकालीन थे। और आज से लगभग 450 साल पहले उन्होंने बता दिया कि कितनी दूरी है। चलिए, तो मालूम है ना एक पिक्चर आई थी चॉक एंड डस्टर, टीचर के ऊपर है, जिसमें जूही चावला, शबाना आजमी, ये सब टीचर है प्राइवेट स्कूल के, और बहुत सारे खेल हैं। तो उसमें क्विज कॉन्टेस्ट होता है कि अगर नौकरी बचानी है तो आप क्विज कॉन्टेस्ट को क्लियर कर लीजिए। तो ऐसे जानबूझ के प्रिंसिपल ऐसे टफ क्वेश्चन देते हैं कि ये कर न सके, और अंत में शबाना आजमी और जूही चावला मिल करके सारे आंसर दे देते हैं, यही सबसे टफ था, और 1 करोड़ रुपए जीत लेते हैं। तो बेटा इंस्पायरेशन कहीं से भी ले सकते हैं। शिक्षक को हमेशा चाक चौबंद रहना ही चाहिए मेंटली, याद रखिएगा। चलिए, अब आपको बताता है ग्रह। आपका किताब कह रहा है ग्रह क्या है, प्लैनेट क्या है। तो प्लैनेट के लिए उसने क्या कहा, ये 8 प्लैनेट्स हैं फिलहाल। अब 8 प्लैनेट्स हैं तो वो 8 कौन है? तो आपको भी मालूम है, उसके लिए एक सूत्र आप याद करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नहीं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट नहीं सर्व्ड अस नट, यही ना। देखिए, तो यानी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ऐसा किताब ने दिया याद करने के लिए बच्चों के लिए। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, और फिर आगे आपका शनि, अरुण, वरुण। याद रखिएगा अरुण वरुण कौन है? राहु और केतु। ये जो अरुण और वरुण है, यूनाइटेड नेशन है, वो राहु और केतु है, ऐसे समझिए। जो प्राचीन भाषा में कहते हैं ना राहु केतु, ये है। अब ध्यान दें, एक प्लूटो जो ग्रह 9वां माना जाता था वो नहीं रहा। क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा। प्लूटो के लिए हम लोग ग्रह मान रहे थे और अनुमान लगाया था कि 248 ईयर्स में प्लूटो एक बार सूरज का चक्कर काट लेता है। द प्लूटोज रिवॉल्वेशन टाइम ऑफ द सन दैट वाज कंसिडरिंग और इज कंसिडरिंग 248 ईयर्स। जैसे पृथ्वी एक साल में 365 दिन में, तो वहां। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये कहां कहां कैसे कैसे गुजरता है, उसका ऑर्बिट, उसका पाथ क्या है, ये नहीं मालूम था। मालूम है कि यहां से मुखर्जी नगर जाना है, 22 किलोमीटर का सफर है, सीधे रास्ते जाना है। लेकिन पता चला कि आप 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर होके जाते हैं या 19 किलोमीटर, शॉर्टकट। वो रास्ता नहीं मालूम था, अब रास्ता मालूम हो गया। तो रास्ता जैसे ही मालूम हो गया कि करता क्या है प्लूटो, तो हम लोगों ने परिभाषा बदल दी प्लैनेट की। रिमेंबर, लिसन केयरफुली। 24 अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जो खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रह की नई परिभाषा दी और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एनी सेलेस्टियल बॉडी मस्ट बी सॉलिड। कोई भी खगोलीय पिंड जो सॉलिड हो, ठोस हो। ठीक है। दूसरा कहा गया मस्ट बी राउंड, गोल हो। तो सॉलिड हो और गोल हो, राउंड हो, दो। तीसरा कहा मस्ट बी रिवॉल्व अराउंड एनी स्टार, किसी न किसी तारे की परिक्रमा करता। और चौथा कंडीशन अप्लाई किया, थ्रू रिवॉल्वेशन या ड्यूरिंग रिवॉल्वेशन नेवर क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट्स। इस परिक्रमा के दौरान किसी अन्य ग्रह के परिपथ को, रास्ते को काटता नहीं हो। यह नई परिभाषा आई। लेकिन प्लूटो जो है, जब हम लोगों ने वॉच किया तो वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काट रहा था। इसको ऐसे समझिए, ये सन, ये नेपच्यून और ये प्लूटो। तो ये ऐसे जाता है और ये ऐसे कट मार देता था। देखा आपने? तो कैसे प्लूटो ने कट मारा। तो कट मारा तो लेन ड्राइविंग, सेन ड्राइविंग, यानी लेन में ड्राइव करिए तो समझिए उसका ट्रैफिक ने चालान कर दिया और उसे बौना ग्रह बना दिया, ऐसे समझिए। तो अब नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लूटो इज नॉट रिमेन प्लैनेट सिंस 24 August 2006, so remain only 8। तो ध्यान रखना है प्लूटो। अब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। अब ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ मतलब बौना। बौना को वामन लिख देगा, ठीक है, और उसको एक श्रेणी दे दिया। ग्रेड क्या दे दिया? प्लूटोआइड। प्लूटोआइड एक ग्रेड बना के उस ग्रेड में डाल दिया, और इस ग्रेड में डाला तो एक और ग्रह को उस ग्रेड में डाला। उसका नाम जो है, बहुत अच्छा नाम है उसका भी, और उसका नाम है 2B करके है, यूबी करके है, UB 213। तो चलिए प्लूटोआइड, ठीक है। कब ऐसा हुआ तो याद रखना है कब ऐसा हुआ। 24 अगस्त 2006। ओनली रिमेन 8। प्लूटो नहीं रहा, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट में। तो ये ध्यान रखना है, प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। अगली कड़ी में आते हैं तो देखते हैं कहां क्या लिखा है। तो ध्यान दीजिए,
अगली कड़ी आपका है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कह रहा है तो हम बात कर लिए ज्योइड भूभाग, ये हो गया। पृथ्वी के लिए कह रहा है कि ये सूरज से क्रम में तीसरा है और लार्जेस्ट में फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। सन मान लीजिए इसे, और इस तरह से ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये ले लीजिए। छूट गया ना कोई? हाँ, मार्स छूट गया, आई एम सॉरी, थोड़ा सा। ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ ले लीजिए और ये मार्स ले लीजिए। मार्स तो याद रखना है, जरा गौर फरमाइए। अर्थ की बात हो रही है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, ठीक है। अगर हम इधर से देखें, अगर हम उल्टा देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। फ्रॉम सन डायरेक्शंस तो देखें अर्थ थर्ड पे है, उल्टा देखें तो अर्थ सिक्स पे है। तो अर्थ का हिसाब हिंदी में देखें तो ये बना। अगर हिंदी में इस अंक का इस्तेमाल करें तो 3 और 6 36, और देखिए 3 को पलट देते हैं, लिटरल डिसऑर्डर कर देते हैं तो 6 बन जाता है हिंदी में। तो एक मुहावरे होते हैं, 36 का आंकड़ा, 36 का रिश्ता। तो 36 का आंकड़ा ये, यानी दोनों में अनबन है, पीठ सटाए बैठा है, नहीं? तो याद रखिएगा अर्थ के लिए 36, 36 का आंकड़ा याद रखिए। इस साइड से थर्ड, अपोजिट साइड से छठवें स्थान पे है। अच्छा, लार्जेस्ट में क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट है। अब कैसे इसको फिफ्थ लार्जेस्ट के संदर्भ में देखें तो आप देख लीजिए, जुपिटर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, वो फोर्थ है, मार्स फिफ्थ है, और सॉरी फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो इस तरह से आप देख लीजिए फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो ये याद रखना। तो लार्जेस्ट में क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट। तो ये आपके किताब में दिया हुआ है। अब चंद्रमा के ऊपर बात किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, चंद्रमा के ऊपर बात किया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। तो याद रखिएगा, ये अर्थ और ये मून। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह, चंद्रमा मून है, सैटेलाइट है, वो पृथ्वी की सतह से देखा जाए सेंटर पॉइंट से माना जाता है हमेशा, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब आइए, ये भी हो गया। अब आपसे पूछता है कि चंद्रमा की गति क्या है। तो चंद्रमा का टाइमिंग देखिए, चंद्रमा का रिवॉल्वेशन और रोटेशन टाइम इक्वल है। ये जरा साइड कर दें। Our moon revolution and rotation
टाइम इज इक्वल अब ये इक्वल कितना है, तो आपको मालूम 24 आवर्स। तो ध्यान दीजिए, जब आप रिवॉल्वेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, परिक्रमण, और रोटेशन कहते हैं तो परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण परिक्रमा करना, परिभ्रमण घूर्णन करना। ये कैसे, तो ये मैं आपको इन शॉर्टली बता दूं। देखिए, ये पृथ्वी है, ये इसका एक्सिस है, नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस, और अपनी एक्सिस पर पृथ्वी यूं घूम रही है। इट इज रोटेशन, इट इज परिभ्रमण यानी घूर्णन। ये रोटेशन है जो अपने एक्सिस पर घूम रही है। इट्स टाइम इज, एनी राउंड थिंग इज 360 डिग्री, तो 360 डिग्री अगर हम सपोज करिए आपकी तरफ इसे रखते हैं, ठीक है, और इंडिया को इस बीच पे रख दिए, लाइक दैट इंडिया, ठीक है, और यहां से 360 डिग्री, तो एक बार राउंड ले लें और फिर आ जाए इंडिया पर, ठीक है, ये देखिए फिर आ गए इंडिया पर। तो एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। अब ये ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं चांद का, ठीक है। तो चांद का क्या है, मून का जो रोटेशन टाइम है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने का जो टाइम है, वो दोनों टाइम इक्वल है। दैट इज नियर अबाउट 27 डेज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो 24 घंटे का एक दिन रात होता है, एक दिन, तो ऐसे 27 दिन में वो धीरे धीरे अपने 360 डिग्री भी घूमता है और फिर वो पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है। तो जब रोटेशन और रिवॉल्वेशन, जब परिक्रमण और परिभ्रमण यानी घूर्णन इक्वल होता है, तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा का हमेशा एक ही पक्ष, एक ही साइड दिखाई देगा, पूरा साइड कभी नहीं देख पाएंगे। इट रिमेन ऑलवेज हाफ साइड। तो जो साइड हमें दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो साइड नहीं दिखता है दैट इज ऑलवेज रिमेन डार्क। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष, एक ही साइड क्यों दिखता है। जवाब, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण दोनों का समय बराबर है, अतः चंद्रमा का एक ही पक्ष पृथ्वी वालों को हमेशा दिखाई देता है, जो उजाला वाला पक्ष है, और उसके पीछे का पक्ष जो है आधा, वो डार्क रहता है। हाँ, साइंटिफिक बात बता दो, हम लोगों ने माना है जो डार्क और ब्राइट का बीच का जो एक लाइन है, उस लाइन का नाम हम लोगों ने रखा है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इज ए imaginary line that distinguish darken area, lighten area on the moon। और टर्मिनेटर तो 3 पिक्चर भी आ चुकी है, तो टर्मिनेटर का मतलब समझ गए। टर्मिनेटर एक्चुअली लाइन है चंद्रमा पर जो उसके डार्क और लाइटेन एरिया को डिवाइड करता है, उसको पहचान देता है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ में आ गई बात। अब थोड़ी सी जानकारी रह गई है आपकी। दो मिनट का वक्त भी है। आपको बताया है कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। रिमेंबर, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, इसका तात्पर्य समझिए। हमारे पृथ्वी जो प्लैनेट्स है और बहुत सारे मून हैं, लेकिन रिमेंबर हमारे इसी सोलर सिस्टम में सूरज की परिक्रमा कुछ छोटे छोटे सॉलिड बॉडीज टुकड़े भी कर रहे हैं। कुछ तो दिल्ली जैसा बड़ा भी है और कुछ आलू के माफिक भी है। ये कभी ना कभी ये टुकड़े माने जाते हैं किसी न किसी प्लैनेट्स के या मून के टुकड़े रहे और समय के साथ बिखर गए, समय के साथ अलग हो गए, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं।
सो ऑल एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रिमेन ऑलवेज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच अपने ऑर्बिट में रहते हुए सूरज की परिक्रमा कुछ छोटे छोटे पिंड करते हैं जो किसी न किसी प्लैनेट का टुकड़ा है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जब ही ये क्षुद्र ग्रह कभी टूट करके मतलब डिरेल्ड अपने ऑर्बिट से भटक करके अर्थ के मार्स के ऑर्बिट में आ जाता है और ऑक्सीजन के लेयर में आकर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जलने लगता है, तो उसका नाम है पुच्छल तारा, शूटिंग स्टार। शूट मतलब जलना, वो जलने लगता है तो टूटता तारा हम लोग कह देते हैं। और जब ये अनबर्न कंडीशन में पृथ्वी पर आके गिर जाता है सतह पे, तो वो जो बॉडी है, फायर है ना, वो शांत हो जाता है, लेकिन उसका नाम होता है उल्का पिंड। उल्का मतलब आग, पिंड मतलब बॉडी, आई मीन मेटियोर्स। तो एस्ट्रॉइड्स, शूटिंग स्टार, मेटियोर्स, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये नाम होता है। ये आपका समझाया है। और आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों, ठीक है, बादलों और धूल से भरी मटेरियल का एक संग्रह है आकाश गंगा। और हमारी आकाश गंगा जो है मिल्की वे है। और हमें जो अंतरिक्ष में एक लंबे चौड़े मार्ग के रूप में, सफेद मार्ग के रूप में दिखता है, जिसमें कई पैटर्न्स ऑफ स्टार है, दैट्स कॉल्ड आकाश गंगा। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है इन आकाश गंगा से, गैलेक्सी से बना हुआ है। ये सब बातें इसमें बताया गया है। तो ये याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह के बारे में। आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब मेरा ख्याल है इतना ही आपका दिया हुआ था इसमें, तो इसके साथ ही समाप्त करने की स्थिति में हम लोग हैं। समय भी हो रहा है। मंडे से क्लास 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। अभी तो 1 घंटे ट्रायल के लिए दे रहे थे, 1.5 घंटे की होगी। 45 मिनट्स के 2 क्लासेस होगी। स्पीड बढ़ाना है हमें, ठीक है। लेकिन आप जो समझ रहे हैं मुझे रिएक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग लाइव वीडियो। थैंक यू।